हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, है ना। तो टाइम तो नहीं मिला, लेकिन आज संडे है तो टाइम निकाला है हमने। और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका जो भी पार्ट बाकी रह गया था वो अपलोड करने की। तो रिकॉर्ड करने का समस्या है, उसमें टाइम मिले तब। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने वाला हूँ आज, तो आप पोज कर करके अपने नोट्स लिखते लेना, है ना। तो विशेष तौर पे ओसवाल कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये, है ना। उनका जो सिलेबस बाकी रह गया था, फर्स्ट पेपर तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था, और सेकंड पेपर का जो सिलेबस बाकी है उसको मैं थोड़ा आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा देता हूँ, है ना। तो आपको समझा भी देता हूँ, साथ में और थोड़े लिखवा भी देता हूँ, आप पोज कर करके अपने नोट्स लिख लेना, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अपन उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ रहे थे, है ना। नॉर्थ साउथ डायलॉग। तो नॉर्थ साउथ डायलॉग का सीधा सा तात्पर्य है कि साउथ के जो देश है, वो कंट्री जो है वो पूरे डेवलप नहीं है। और नॉर्थ की जब हम बात करें तो उधर के जो देश है वो थोड़े डेवलप है और बहुत ज़्यादा भी डेवलप है। तो उन दोनों के बीच में जो डायलॉग्स हैं, उनके दोनों के बीच में जो वार्ता है, उसके संदर्भ में हमें इसमें देखना है। तो लिखना स्टार्ट करो आप। देखो, उत्तरी गोलार्ध में अधिकांशतया उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है वो अधिकांशतः उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है ना। तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। और नीचे की तरफ जब हम देखते हैं विश्व के मानचित्र में, तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है, जो कि है पिछड़ा हुआ है हर तरह से, आर्थिक क्षेत्र से, इकोनॉमिक देख लो आप, पॉलिटिकली भी देख लो आप उसको, सोशोलॉजिकल देख लो, तो सब तरीके से वो क्या है, पिछड़ा हुआ है। और मुख्यतः हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में ही इसके अंदर, है ना, सांस्कृतिक क्षेत्र। आगे लिखिए आप। तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। उत्तरी गोलार्ध में उन्नत, समृद्ध, विकसित और औद्योगिक देश अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्धन, पिछड़े, विकासशील और शोषित देश अधिक है। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में संपन्न देशों की संख्या अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में पिछड़े हुए जो देश है उनकी संख्या क्या है, अधिक है। आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में जब उत्तर और दक्षिण संवाद शब्द बंद का प्रचलन हुआ, तो इसके स्पष्ट मायने थे। उत्तर से तात्पर्य था पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है ना। उत्तर वाले देशों का तात्पर्य से था कि जो पश्चिमी देश है जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था पर क्या है, आधारित है। और वो पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि व्यक्तिवाद पर ज़्यादा क्या करते हैं, बल देते हैं। जिन्होंने तकनीकी और औद्योगिकी के क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति कर ली है। मतलब जो नॉर्थ की बात करें और अपन पश्चिमी क्षेत्र के देशों की बात करें, तो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया, यानी उनका डेवलपमेंट जो हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, उनका कल्चर भी डेवलप हुआ है, वहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप हुआ है ना। वहाँ की पॉलिटी में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिन नॉर्थ देशों की बात करते हैं। तो इन दक्षिण और उत्तर देशों के बीच में वार्ता का मेन महत्व क्या है, मूल्य क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जहां बचत और पूंजी निर्माण की दर काफ़ी ऊंची है, और जहां राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है, कहाँ पर, पश्चिमी देशों में, जहां बचत और पूंजी निर्माण की दरें जो है काफ़ी ऊंची है, और राजनीतिक और वित्तीय कंडीशन क्या है, स्थिर है। मतलब कि ज़्यादा अप डाउन नहीं होती है, कभी एकदम डाउन कभी एकदम अप, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्थिरता बनी रहती है, डे बाय डे हायरार्की वाइज वो अप होती जाती है। यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उत्तर के देश माने जाते हैं। उत्तर के देश कौन कौन से माने जाते हैं, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उत्तर के देश माने जाते हैं। इसके विपरीत दक्षिण में अधिकांशतः वे देश है जिन्होंने विकासशील तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। दक्षिण में अधिकांश वह देश है जो क्या है, विकासशील है, और अर्ध विकसित है या अविकसित है, उनको तीसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है, थर्ड कंट्रीज के नाम से। इन देशों की विशेषताएं हैं पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट। किन देशों की, जो दक्षिण के देश है उनकी क्या समस्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पूंजी की कमी, फर्स्ट बात तो क्या है, वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिलता है, वहाँ पर पूंजी की क्या है, कमी है। दूसरी बात है जनसंख्या विस्फोट, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो विस्तार है, जो जनसंख्या का विस्फोट है वो काफ़ी मात्रा में होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। निर्धनता, गरीबी, गरीबी वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। कौन से देशों की, दक्षिण वाले देशों की। बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी समस्या है।
कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि वहाँ की जो इकोनॉमी मुख्यतः जो निर्भर करेगी वो कृषि पर करेगी। अगर कृषि सुधरेगी तो अच्छा है, कृषि नहीं सुधरेगी तो बुरा है। कृषि को वैसे भी मानसून का जुआ कहते हैं। अगर अच्छा साल हुआ तो अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इकोनॉमी तो वो अप डाउन होगी ना। ठीक है। अब भाई बिजनेस पे और आप इंडस्ट्रीज़ पे बात करते हो तो इंडस्ट्री और बिजनेस में क्या होता है कि इकोनॉमिक में स्थिरता बनी रहने की संभावना रहती है। तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान का अभाव, टेक्नोलॉजी का क्या है वहाँ पर लेस है, मतलब लैक है, टेक्नोलॉजी की कमी है ना। प्रौद्योगिकी इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँची है ना। जो अच्छे अच्छे संसाधन है, जो अच्छे साधन है, जो मशीनरी है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। एवं रूढ़िवादिता, और सबसे मुख्य बात है कि वहाँ के लोग जो दक्षिण के देश है वो मुख्यतः क्या है, रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी का मतलब कि उनके दादा परदादा जो करते आए हैं वो भी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें विश्व के अन्य देशों से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अगर हमारा जो चल रहा है पीछे की तरफ से वो हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, है ना। पूरी तरह छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर जाकर, अलग जाकर सोचना पड़ेगा कि विश्व जिसने इन चीज़ों को अपनाया है, जिसने अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ा है, वो वास्तव में डेवलप कंट्री बने हैं। तो बात करें पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं रूढ़िवादिता, ये समस्या है किन देशों की? दक्षिण के देशों की। संवाद से अभिप्राय है प्रश्न पर विचार विमर्श। अब एक प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच में जो ये खाई है उसको पाटने के लिए इनके बीच में क्या किया जाए, संवाद कराया जाए, इनके बीच में बात करवाई जाए, ताकि ये आपस में जब डायलॉग्स करेंगे, बात करेंगे, तो एक दूसरे के विचारों का विनिमय होगा, और विचारों का विनिमय होने की वजह से उनको उनके देश में किस प्रकार विकास को लाया जाए, साउथ वाले देशों की बात करें, दक्षिण वाले देशों की, किस प्रकार डेवलपमेंट को लाया जाए, वो उनसे सीख पाएंगे। हो सकता है उनके बीच में डीलिंग भी हो, डीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, सांस्कृतिक डीलिंग भी हो सकती है, सामाजिक डीलिंग्स भी हो सकती है। आपके आर्थिक तौर पर हम देखें तो पूंजी से संबंधित कोई नॉर्थ की कोई भी कंपनी जाकर साउथ में इन्वेस्ट करेगी, वहाँ के लोगों को सीखने को मिलेगा, इस प्रकार बिजनेस किया जाता है ना। इस प्रकार हम राइज कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डायलॉग से ही संभव है। तो उत्तर दक्षिण संवाद का महत्व मुख्यतः यही है। अब बात करते हैं हम उत्तर दक्षिण संवाद के जो प्रयत्न किए गए, जो प्रयास किए गए, वो कौन कौन से प्रयास थे। मतलब कि उत्तर दक्षिण संवाद करवाने के लिए विश्व स्तर पर जो प्रयास किए गए, है ना, वो देखिए आप। कौन सा? नंबर 1, पेरिस सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? पेरिस सम्मेलन। ये हुआ था 1975 से 77 के बीच में, 1975 से 1977 के बीच में पेरिस सम्मेलन हुआ था। पेरिस पड़ता है आपके फ्रांस में, ठीक है ना। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन नाम से जाना जाने वाला सम्मेलन कौन सा है, तो वो आपको बताना है पेरिस सम्मेलन, जो कब हुआ था? 1975 से 1977 के बीच में। इसके बाद में इस सम्मेलन के अध्यक्ष अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंजर थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अमेरिका के जो विदेश सचिव थे डॉक्टर हेनरी किसिंजर, उन्होंने क्या की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन पूछा जाए पेरिस सम्मेलन जो 1975 से 77 के बीच में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसका नाम क्या था? तो आपको बताना है डॉक्टर हेनरी किसिंजर, जो उस समय तत्कालीन अमेरिका के आपके फॉरेन सचिव कह सकते हो आप, विदेश सचिव जो थे। इसमें 8 विकसित देशों व 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। पेरिस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 8 विकसित देश और 19 विकासशील देश। तो यहाँ पर देखा जाए तो 19 जो विकासशील देश आए वो 8 विकसित देशों से सीखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। देखो दोनों को फायदा। आप ये मत सोचना कि 8 विकासशील देश उनके 19 विकासशील देशों के फायदा कराने के लिए आए, नहीं, ऐसा नहीं है। उन 8 विकासशील देशों को भी फायदा था। उनको क्या फ़ायदा था कि जो नॉर्थ के जो साउथ के जो देश है, जो दक्षिण के देश है, वहाँ पर अभी तक अच्छे तरीके से औद्योगिकीकरण का डेवलपमेंट नहीं आया। तो वो चाहते थे कि हम वहाँ पर हमारा उद्योग स्थापित कर सकते हैं, हम वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जनसंख्या काफ़ी मात्रा में, तो हम उसको अपना एक बाजार के रूप में देख सकते हैं। इसलिए विकसित देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और विकासशील देशों ने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि हमें उन लोगों से सीखने को मिलेगा, हमारा उनके साथ में किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है ना। तो उस कॉन्टैक्ट के तहत हमें फ़ायदा होगा और हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट आएगा। तो सब बोलबाला जो है वो विकास का ही है। तो 8 विकसित देश और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। 18 महीने तक विचार विमर्श चलता रहा, और इस सम्मेलन में 18 महीने तक क्या चलता रहा? विचार विमर्श चलता रहा, डायलॉग्स चलते रहा। जून 1977 में यह सम्मेलन समाप्त हुआ। जून 1977 में क्या हो गया? यह सम्मेलन समाप्त हो गया। तेल निर्यातक देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया, और जो तेल निर्यातक देश थे, यानी कि जो तेल का निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे,
है ना, जो खाड़ी देश है आपके, उन्होंने इस सम्मेलन को क्या किया, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। और इस प्रकार पेरिस सम्मेलन अर्थ शून्य हो गया। और जो पेरिस सम्मेलन था वो क्या हो गया, अर्थ शून्य हो गया। हो सकता है इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स हुई हो कि हम वहाँ आपके वहाँ आएगा, तेल का खनन करेंगे, तेल निकालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो हो सकता है तेल निर्यातक देशों को ये लगा हो कि इस प्रकार तो हमारी आज़ादी छीन जाएगी, इस प्रकार हमारा जो हक है वो मर जाएगा, तो हम इस प्रकार की कंडीशन पर काम नहीं करना चाहते, और उन्होंने इस सम्मेलन का जो शर्तें थी उनको मानने से इनकार कर दिया। तो ये सम्मेलन कैसा हो गया, असफल हो गया। अब सम्मेलन जब असफल होता है तो हमें उस सफल जिस कंडीशन के लिए या जिस मुद्दे के लिए सम्मेलन किया गया था, उस मुद्दे को फिर से सफल बनाने के लिए हमें कुछ एक और सम्मेलन करना चाहिए। तो फिर दूसरा सम्मेलन देखो, ब्रांड आयोग। कौन बैठता है, ब्रांड आयोग, और ये विली ब्रांड के नाम पर है, जर्मनी के चांसलर थे। ब्रांड आयोग 1977 कब आया, ब्रांड आयोग कब आया, क्वेश्चन पूछा जाए, 1977, 1977। इसकी अध्यक्षता जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांड थे। मैंने कहा था ब्रांड आयोग की जो अध्यक्षता जो की थी वो जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर, है ना, जर्मनी के जो चांसलर थे, एक राजनीतिक पद का नाम है चांसलर, उनका नाम था विली ब्रांड। उन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा, ब्रांड आयोग। तो इसकी अध्यक्षता जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांड ने की थी। इसके सदस्यों में विश्व के सभी भागों के राष्ट्र शामिल थे। इनके सदस्यों में विश्व के जितने भी भाग थे उन सारे भागों के राष्ट्र शामिल थे, या राष्ट्रों के सदस्य शामिल थे। पूरब यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं के जो राष्ट्र थे वो इस आयोग में क्या थे, शामिल थे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री एल के झा, भारत के जो एक अर्थशास्त्री हुए थे उनका नाम था एल के झा, इस आयोग के क्या थे, सदस्य थे। जब 1977 में जो ये आयोग बना था जिसमें विश्व के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाओं के देश शामिल थे, उसमें भारत के भी एक सदस्य शामिल थे जिनका नाम था एल के झा। उन्होंने भारत की क्या की थी, अगुवाई की थी, भारत की तरफ से वो आए थे एल के झा। ठीक है, आयोग के सदस्य थे। ब्रांड, क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्रांड आयोग में भारत के सदस्य कौन थे, तो आपको क्वेश्चन बताना है कि एल के झा जो थे वो ब्रांड आयोग में भारत की तरफ से अगुवाई कर रहे थे। ब्रांड आयोग ने उत्तर दक्षिण संवाद पर जोर देते हुए निम्न मुद्दों पर सुझाव दिया। ब्रांड आयोग ने उत्तर दक्षिण संवाद पर विचार करते हुए निम्न मुद्दों पर क्या दिया है, सुझाव दिया। निम्नलिखित मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मुद्दे पर उन्होंने सुझाव दिया कि ये होना चाहिए। तो पहला मुद्दा ये था ब्रांड आयोग का, नंबर 1, वस्तु व्यापार। क्या किया जाए, वस्तु का व्यापार किया जाए, मतलब आप हमें ये वस्तु दो और हम आपको ये वस्तु देंगे। ये पहले होता था जब हमारा रुपया नहीं आया था, जब हमारी करेंसी नहीं आई थी, तब हम वस्तु विनिमय ही करते थे। पुराने जमाने, आपने गेहूँ दे दिया, मैंने बाजरा दे दिया, ठीक है ना, आपने ये दे दिया तो हमने ये दे दिया, इस प्रकार का विनिमय चलता रहता था। पहली बात तो क्या है, वस्तु का क्या किया जाएगा, व्यापार किया जाए। दूसरी बात है विकासशील देशों के लिए विदेशी कर्जे। विकासशील देश जो है उनके लिए विदेशी कर्जों का प्रावधान किया जाएगा। जो देश विकासशील है, जो डेवलप हो रहे हैं, उनको विदेश, जो डेवलप देश है वो क्या देंगे, उनको कर्जा देंगे, और जैसे वो डेवलप हो जाएंगे आपको आपका कर्जा चुका देंगे। तीसरी बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार, और इंटरनेशनल जो इकोनॉमी का था, करेंसी का जो था, उसमें क्या करना है, सुधार करना है, रिइंफोर्समेंट करना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार। ये पॉइंट आपको याद रखने का है कि ब्रांड आयोग ने कौन कौन सी संस्तुतियाँ दी थी, कौन कौन से सुझाव दिए थे। तो पहला कौन सा था, पहला पॉइंट ये था कि वस्तु व्यापार होगा। दूसरी बात थी कि विकासशील देशों के लिए विदेशी कर्जे की व्यवस्था की जाएगी। तीसरी बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और फोर्थ बात थी टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी का क्या किया जाएगा, हस्तांतरण किया जाएगा। किस प्रकार, जैसे कि अल्प विकसित, अविकसित और विकासशील जो देश है उनको विकसित देश अपनी टेक्नोलॉजी भेजेंगे, और उस टेक्नोलॉजी पर वो विकासशील, अल्प विकसित, अविकसित देश क्या करेंगे, काम करेंगे, अपने यहाँ पर विकास की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी का क्या किया जाएगा, एक दूसरे देशों में जाएगी वो, और वहाँ पर क्या करेगी, अपना व्यापार शुरू करेगी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगमों की बात की गई। छठा पॉइंट है समुद्री कानून। उन्होंने कहा था ब्रांड आयोग ने कि एक समुद्री कानून होना चाहिए जिसके तहत ये हो कि किसकी सीमा कहाँ तक लगती है और कौन सा जहाज कहाँ तक जा सकता है, और समुद्र में किस प्रकार के व्यापार की आवाजाही को मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, तो एक समुद्री कानून होने का भी बहुत ज़रूरत है। ये भी विली ब्रांड आयोग की सिफारिश थी। और अंतिम सिफारिश थी वो बहुउद्देशीय व्यापार। अंतिम सिफारिश कौन सी थी, बहुउद्देशीय व्यापार। बहुउद्देशीय व्यापार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, उनके साथ में व्यापार कर रहे हो, उसके साथ में बहुउद्देश्य जुड़े हो, बहुत सारे उद्देश्य जुड़े हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य कौन कौन से, अगर आप
व्यापार का कर रहे हो, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ में व्यापार कर रहा है तो उस देश के साथ में वापस वो शिक्षा संबंधी भी बात कर सकता है, वो संस्कृति संबंधी भी बात कर सकता है, वो सोशल रिलेटेड भी बातें कर सकता है और उस प्रकार के इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। दो देशों के बीच में अच्छे संबंध है, उनके बीच में व्यापार होता है तो हो सकता है दोनों देशों के जो स्टूडेंट है एक दूसरे के वहाँ पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। दोनों देशों के नागरिक है वो एक दूसरे की जगह एक दूसरे देश में विवाह कर सकते हैं, है ना, कल्चर को अपना सकते हैं, उनके खान पान को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार का विनिमय उसको कहते हैं बहुउद्देश्य, यानी कि खाली व्यापार नहीं करना है आपको, बहुउद्देश्य व्यापार करना है। तो कहना मतलब एक उद्देश्य मात्र व्यापार का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे विकासों को भी आपको देखना है। तो ये विली ब्रांड आयोग की 7 क्या थी, संस्तुतियाँ थी, 7 सिफारिशें थी, 7 सुझाव थे जिस पर काम करने का प्रयास करना चाहिए था। अब तीसरा पॉइंट आता है, ये तो ब्रांड आयोग हो गया 1977। अब आता है कानकुन सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? कानकुन सम्मेलन। ये होता है आपके 1981 में, 1981 में कानकुन सम्मेलन होता है। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों में, मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों ने मैक्सिको के कानकुन शहर में, मैक्सिको एक देश है जिसके शहर का नाम है कानकुन, शहर में उत्तर दक्षिण संवाद के लिए गरीब अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देश, कितने देश थे कानकुन सम्मेलन में? 22 देश ने मैक्सिको के कानकुन शहर में, मैक्सिको का एक शहर था कानकुन शहर में, उत्तर दक्षिण संवाद के लिए, नॉर्थ साउथ डायलॉग के लिए गरीब अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन, गरीब और अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, छोटा सा। ठीक है, क्या हुआ था उसमें? इस बैठक का उद्देश्य अमीर गरीब देशों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब और अमीर देशों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना और इस विचार विनिमय के रास्ते की अड़चनों को समाप्त करना। ये जो विचार विमर्श के मध्य जो अड़चनें आ रही थी उनको समाप्त करना, बस इतनी सी बात थी कानकुन सम्मेलन। अब आता है आपके उरुग्वे वार्ता, वार्ता, उरुग्वे वार्ता। इन वार्ताओं के चलते ही आपके गैट आता है और गैट के बाद आपका क्या आता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उरुग्वे वार्ता का क्या दौर चला था? तो ये दौर चला था आपके 1986 से लेकर 1993, 1986 से लेकर 1993 तक उरुग्वे वार्ता का दौर चला था। इनको क्वेश्चन में लिख देना गैट समझौते, क्या लिखना है? गैट समझौता। उरुग्वे वार्ता का जो दौर चला था 1986 से लेकर 1993 तक, उसको गैट समझौता, क्वेश्चन में लिख देना आप गैट समझौता एवं विश्व व्यापार संगठन। हम इन सारी चीज़ों को एक साथ में देखेंगे। उरुग्वे वार्ता 1986 से 1993, क्वेश्चन में लिखना गैट समझौता और आगे लिखो आप एवं विश्व व्यापार संगठन। ये सारी चीज़ें हम साथ में देख लेते हैं। उरुग्वे वार्ता का दौर चला, फिर गैट आया, गैट क्या आया में क्या आया? WTO आया। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मुख्यतः तट कर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते के प्रावधानों के तहत संचालित होती है। देखो किन चीज़ों के तहत संचालित होती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मुख्यतः तट कर, यानी कि जो टैक्स जो लिया जाता है तट वाला, वो वाला, और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौतों के प्रावधानों के तहत संचालित होती है। व्यापार से संबंधित जो सामान्य समझौते होंगे उन कंडीशन के तहत ही क्या होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो क्या होगी? आपके व्यापार की जो व्यवस्था है वो संचालित होगी। इस सामान्य समझौते को गैट, इस सामान्य समझौते को क्या कहते हैं? गैट कहते हैं। जो तट कर और व्यापार की जो बात हुई थी उस समझौते का नाम क्या था? गैट। और गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, तो गैट की फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि गैट का पूरा नाम लिखो। तो गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। सेकंड लैंग्वेज में लिख दो, इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो गैट को कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, विश्व स्तरीय व्यापार के संबंध में नियम बनाने का कार्य गैट संस्थान द्वारा किया जाता है। विश्व स्तर के व्यापार के संबंध में अगर कुछ भी नियम बनाने हैं तो उसका काम गैट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गैट के द्वारा। आगे देखिए, गैट का मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क दरों को न्यूनतम करना। गैट का उद्देश्य होता है जो प्रशुल्क दरें है, जो दर है उसको क्या करना? न्यूनतम करना। प्रशुल्क का मतलब कि जो एक तरह से टैक्स के रूप में लिया जाता है या जो अतिरिक्त कमाई के रूप में लिया जाता है, उनको क्या करना है? न्यूनतम करना, कम से कम करना। एकदम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको न्यूनतम करना है। तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण।
करके पारस्परिक लाभ वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं आ रही है व्यापार में, उन सारी समस्याओं का निराकरण करके आपस में लाभ उठाने का काम करना, ये काम है गैट का। आगे देखिए गैट और क्या करता है। गैट की स्थापना 1947 से 1986, 1947 से 1986, फिर 86 से 7 वर्ष तक उरुग्वे वार्ता के दौर चले। गैट की स्थापना 1947 से 1986 तक गैट का काम चला। फिर गैट थोड़ा सा असफल होता दिखा तो फिर उरुग्वे वार्ता का दौर चला था। वो उरुग्वे वार्ता का दौर चला था आपके 1986, ठीक है, 1986 से कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक चला, यानी कि 1993 तक उरुग्वे वार्ता के दौर चले, ठीक है। आगे देखिए आप, 15 दिसंबर 1993 को विश्व के 117 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से नए व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौता गैट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, ठीक है। जो गैट को स्वीकृति प्रदान की गई वो कब की गई, 15 दिसंबर 1993 को विश्व के 117 देशों ने, किसने, 117 देशों ने प्रतिनिधियों 117 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से नए व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौते गैट, इसका पूरा नाम हिंदी में आपको लिखना है तो नए व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौते गैट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हो गया। और ये समझौता कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1995 से लागू हो गया। और इसी को हम WTO के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। हमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बताते हैं कि 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, WTO। तो इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है, WTO के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 1995 को ये लागू हो गया। इस समझौते के तहत एक नया विश्व व्यापार संगठन WTO गठित किया गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो गैट की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न प्रभावी संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, जिसके द्वारा गैट की तुलना में और अधिक शक्तिशाली संगठन के रूप में WTO की क्या किया गया, निर्माण किया गया, स्थापना की गई। नेक्स्ट, जो उत्तर दक्षिण संवाद के लिए जो प्रयास किया गया वो 5वां प्रयास देखिए आप, पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। सबसे पहले अपने पेरिस सम्मेलन की बात की, उसके बाद में हमने ब्रांड आयोग की बात की, ब्रांड आयोग के बाद में हमने बात की अपने, कौन सा सम्मेलन था, हाँ, कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में हुआ था, उसके बाद में उरुग्वे वार्ता की बात की, और उसके बाद में अब बात करते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन। 5वां पॉइंट है पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा प्रयास था, 5वां पृथ्वी सम्मेलन। कब से कब चला, जून 1992 से लेकर जून 1997 तक, जून 1992 टू जून 1997 तक। देखो रियो डी जेनेरो, ये एक शहर है, कहाँ में, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992, 3 जून से 14 जून 1992 को चला। उत्तर और दक्षिण के देशों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर मतभेद का एक महत्वपूर्ण नज़ारा प्रस्तुत करता है। तो ये जो सम्मेलन है उत्तर दक्षिण देशों के मध्य पर्यावरण को लेकर जो एक बात है या जो बहस है, उसका एक महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा नज़ारा प्रस्तुत करता है। कौन सा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो सम्मेलन से पूर्व 6 ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए जिन पर उत्तर दक्षिण मतभेद था। रियो सम्मेलन जो हुआ, रियो डी जेनेरो वाला पृथ्वी सम्मेलन, उससे पहले कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उभर कर सामने आए। उन मुद्दों पर बात करते हैं। वो मुद्दे कौन कौन से थे। नंबर 1 था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन से पहले 6 मुद्दे जो थे वो उभर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए। और पहला मुद्दा था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। जो ग्रीन हाउस गैसों का जो बढ़ावा हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर बात करनी है। दूसरा था वन, जो वनों में कमी आ रही है, जो वन बहुत बुरी तरीके से काटे जा रहे हैं, उनका विनाश किया जा रहा है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। नंबर 3 था जनसंख्या, जो जनसंख्या का अतिशय मात्रा में विस्फोट हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। चौथा था तकनीकी हस्तांतरण, जो टेक्नोलॉजी का एक दूसरे देशों में प्रवाह हो रहा है, उसका क्या परिदृश्य है, उससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, उस पर बात करना। 5वां था पैसा, जो करेंसी जो है उसमें काफ़ी गैप देखने को मिलता है, कोई करेंसी बहुत अप है, कोई करेंसी बहुत डाउन है, ऐसा क्यों। और छठा पॉइंट था पर्यावरण विनाश। और अंतिम पॉइंट था पर्यावरण विनाश, मतलब ये जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन से देश जिम्मेदार है, कौन सी कम्युनिटी जिम्मेदार है, इसके लिए बात करना। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित विश्व जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हो गई थी। तो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एक काम हुआ था, विश्व जैव विविधता संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित विश्व जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गई थी।
क्वेश्चन पूछा जाए, विश्व जैव विविधता संधि कब लागू हुई थी, कब प्रभावित हुई, तो 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट छठा प्रयास था G8, है ना, ग्रुप 8। G8 की एशियान, यानी कि एशियान जो आपका संगठन है, एशियान कोष्टक में लिख देना फ्रांस में संपन्न वार्षिक बैठक। G8 की आसियान फ्रांस में संपन्न वार्षिक बैठक कोष्टक में लिख देना कब हुई थी, जून 2003 में। G8 की एशियान के साथ में फ्रांस में संपन्न वार्षिक बैठक कब हुई थी, जून 2003। इसमें लिख दो विकसित देशों के समूह G8 की जून 2003 में संपन्न वार्षिक बैठक का महत्व इस बार हमेशा से ज़्यादा रहा था। ठीक है, बैठक के मेजबान फ्रांस ने भारत सहित एक दर्जन प्रमुख विकासशील देशों को आमंत्रित कर एक नई पहल की थी। मतलब कि G8 ग्रुप 8 में जो भी देश थे उन्होंने भारत जैसे देशों को आमंत्रित करके एक नई पहल शुरू की थी। अब है G20 ग्रुप 20। इसमें क्या था, G20 समूह का गठन सितंबर 1999 में किया गया। G20 समूह का गठन कब किया गया, सितंबर 1999 में किया गया। यह संगठन विश्व की कुछ सबसे चुनिंदा अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। ये संगठन जो था विश्व की कुछ सबसे चुनिंदा अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। G20 जो है मतलब कि जो विश्व की सबसे अग्रिम 20 अर्थव्यवस्था है उनका संगठन है G20, जो हर आधार पर विश्व वित्तीय एवं मुद्रा व्यवस्था तथा बाजार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कौन, ये G20 वाले देश। इस संगठन में G8 के अतिरिक्त अन्य देश शामिल है। इस संगठन में G8 के अतिरिक्त भी अन्य देश शामिल है। अच्छा, G8 में कौन कौन से देश है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, तो आप लिख लो USA, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, जापान और रूस, ये G8 में शामिल थे। ठीक है ना। तो G8 के अतिरिक्त भी G20 में जो देश शामिल है उसमें देखो भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, टर्की, सऊदी अरब तथा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहे देश इसमें क्या है, शामिल है। अब अंतिम प्रयास जो था उत्तर दक्षिण संवाद का 8वां क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर दक्षिण संवाद के किए गए प्रयासों के बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए या क्या किए गए प्रयासों के पर प्रकाश डालिए। तो ये अंतिम 8वां प्रयास किया गया था, वो देखिए जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन, कोपेनहेगन एक जगह का नाम है, वहाँ पर सम्मेलन होता है। यूएन का सम्मेलन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएन का सम्मेलन COP15, इसको कोपेनहेगन सम्मेलन कहते हैं। COP15 डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। ये डेनमार्क की राजधानी है जो विश्व में सबसे खुशहाल देश माना जाता है। जब अपने UNDP की जो रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ऊपर नाम अपन डेनमार्क का देखते हैं। तो COP15 डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 7 से 18 दिसंबर 2009 कब हुआ था, 7 से 18 दिसंबर 2009 को संपन्न हुआ। इसमें 192 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन के लिए सर्वसम्मत समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस सम्मेलन कोपेनहेगन सम्मेलन में 192 देशों ने भाग लिया था। किसने, 192। और 192 देश कौन से, जो यूएनओ के सारे सदस्य जो थे उस टाइम, अभी यूएनओ के सदस्य 193 है क्योंकि दक्षिणी सूडान जुड़ा था आपके 2013 में, उससे पहले कितने थे, 192 थे। तो 2009 में ये सम्मेलन हुआ था, तो 192 सारे ही देशों ने क्या लिया था, उसमें भाग लिया था और ये प्रयास किया था कि जो ग्रीन हाउस गैस है या जो विषैली गैस है उनका जो उत्सर्जन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाए और एक चीज़ पर पहुँचने, एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया गया। तो 12 दिन तक चले इस सम्मेलन में सर्वसम्मति तक नहीं पहुंचा जा सका। प्रयास किया गया लेकिन नहीं पहुंचा जा सका। भारत के सेंटर फॉर साइंस के निदेशक सुनीता नारायण ने अमेरिका व बेसिक, मतलब देशों का नाम पहले, अभी जो आपका ब्रिक्स है वो पहले नाम था बेसिक, जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना ये जो शामिल थे, उसमें बाद में आपके इंडिया, बाद में दूसरे देश भी जुड़े हैं, के समझौते को अमेरिकी दबाव में विकासशील देशों के साथ बहुत बड़ा धोखा ग्लोबल वार्मिंग के लिए आत्मघाती करार दिया। मतलब कि इंडिया के सुनीता नारायण और इन पैसिफिक देशों ने मिलकर ये कहा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो इस प्रकार का जो वैश्विक गैसों का जो उत्सर्जन ज़्यादा बढ़ रहा है, ये इस दुनिया के लिए और पूरे विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, आत्मघाती बताया था। ठीक है, तो ये आपका उत्तर दक्षिण संवाद का जो चैप्टर है वो 29 मिनट और 34 सेकंड में कंप्लीट हो गया है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो 1 घंटे का बन जाए, तो आपको क्या वापस नेक्स्ट संडे तक मैं अगर पढ़ाऊँगा तो आपके लिए ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। आप इसको 2-3 बार देख लेना और नोट्स लिख लेना। तो आपके एक टॉपिक और है दक्षिण दक्षिण संवाद। ये तो उत्तर दक्षिण संवाद की बात होगी, जो विकासशील देशों में और
विकसित देशों के बीच में जो बात करने का जो था, और जो एक दूसरे देशों में विकास पहुंचाने की जो तरीके ढूंढने की कोशिश थी, वो तो था आपके उत्तर दक्षिण संवाद। अब उत्तर दक्षिण संवाद में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो दक्षिण वाले देश सोचते हैं कि क्यों ना हम दक्षिण दक्षिण संवाद करें, हम आपस में ही क्यों ना हमारा डेवलपमेंट लाएं, हम आपस में ही मिलकर क्यों नहीं हमारे विकास की यात्रा को प्रारंभ करें। हमें उत्तर के देशों पर निर्भर रहने की ज़रूरत ही क्या है ना। उत्तर के देश भी तो हम पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे यहाँ पर कच्चा माल ढूंढने आते हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम आपस में मिलकर ही क्या करें, हमारा विकास करने का प्रयास करें। हमें विकास विकसित देशों की तरफ ललचाई नज़रों से देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आता है आपका दक्षिण दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग। मतलब कि साउथ के देश, विश्व दो भागों में बटा हुआ, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो दक्षिण के जो नीचे वाले देश है वही मिलकर क्या करें, अपने विकास की यात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, दक्षिण दक्षिण संवाद भी आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं 2-3 टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा आज आपके। तो दक्षिण दक्षिण संवाद शुरू करते हैं। दक्षिण दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार पर की खोज। मतलब कि दक्षिण दक्षिण संवाद का सीधा सा अर्थ है कि आपस में सहयोग के माध्यम से और आपस की खोजों के माध्यम से विकास की यात्रा को सुनिश्चित करें। आगे है उत्तर दक्षिण सहयोग की मृग मरीचिका। मृग मरीचिका कहते हैं कि जो रेगिस्तान में आप देखते हो दूर आपको लगता है कहीं पानी पड़ा है, लेकिन हम वहाँ भाग के जाते हैं तो लेकिन वहाँ भी पानी नहीं दिखता, फिर आगे दिखता है कि वहाँ पानी पड़ा है, हम वहाँ भी भाग के जाते हैं और देखते हैं कि पानी नहीं है। तो इस तरीके से ये हिरण के लिए कहावत बनती है कि हिरण दिखता है रेगिस्तान में कि वहाँ पानी है, भाग के जाता है, फिर देखता है यहाँ भी नहीं, आगे पानी दिख रहा है। आपको पता है जब धूप गिरती है तो रेत चमकती है, और रेत की चमकने की वजह से पानी का समुद्र जैसा लगता है, पानी के दरिया जैसा वो लगता है। तो वो हिरण ऐसे भाग 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 कर परेशान, गर्मी से घायल होकर क्या कर जाता है, मर जाता है आखिर, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। तो दक्षिण के देशों ने सोचा कि क्यों हम इस प्रकार मृग मरीचिका की तरह फंसे पड़े रहे, हम उत्तर के देशों पर आधारित रहकर हम इस मृग मरीचिका से बाहर क्यों ना निकल जाए, और हम आपस में ही कोशिश क्यों ना करें कि हम विकास कर पाए। हम उनके आश्रय बैठे रहेंगे उत्तर वाले देशों के लिए, तो हम एक दिन जरूर मर जाएंगे और हमारा विकास भी नहीं हो पाएगा। तो इन मृग मरीचिका को छोड़ने का उन्होंने कोशिश की। उत्तर दक्षिण सहयोग की मृग मरीचिका के पीछे भागने के बजाय दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों ने अपने त्वरित आर्थिक विकास के लिए दक्षिण दक्षिण आपसी सहयोग पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कोशिश किया कि हमें हमारा आर्थिक विकास करना है तो क्यों ना हम आपस में ही सहयोग करें, हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहे। हम जो अविकसित देश या अल्पविकसित देश या विकासशील देश है, हम आपस में ही सहयोग करके हमारी विकास की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। हम अगर उनके ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो फोकट में तो हमें कुछ देंगे नहीं, और उल्टा हमसे जो लेंगे वो हम सदियों तक मतलब उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रयास था कि हम आपस में मिलकर ही हमारी यात्रा सुनिश्चित करें, हमारी इकोनॉमी को ऊपर लाने की कोशिश करें। ये था दक्षिण दक्षिण संवाद। आगे देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग यह इंगित करता है कि विकासशील राष्ट्रों को उत्तरी गोलार्ध के विकसित राष्ट्रों पर अपने आर्थिक विकास के लिए निर्भर न होकर विकासशील राष्ट्रों में ही आर्थिक सहयोग के ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य ये था कि हमें विकसित देशों की तरफ आश्रित न रहकर, उनके भरोसे न रहकर, हमें ही आपस में इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। कैसे बन सके? आत्मनिर्भर, हमें किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जब आत्मनिर्भर कोई देश बन जाता है तो वो देश ताकतवर खुद ब खुद बन जाता है, और साथ ही साथ में वो देश विकसित भी बन जाता है। जब वो क्या बन जाता है? सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो दक्षिण के देशों ने यही सोचा कि हम क्या करें, हमारी इकोनॉमी को पावरफुल बनाएं और आत्मनिर्भर बन जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखना आप, दक्षिण दक्षिण सहयोग संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग संवाद का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए, दक्षिण दक्षिण संवाद का जो सूत्रपात हुआ था या जो उसकी नींव रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी, कैसे रखी गई थी? तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक सूत्रपात उसका 1968 में हुआ था, 1968 में। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में एक आयोजित हुआ था इसका अंकटाड का सम्मेलन। अंकटाड एक आयोग है या एक संगठन है जिसका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। अंकटाड का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 1968 में, और उसमें इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि हम क्या करें, विकासशील राष्ट्र आपस में मिलकर सहयोग करें। इसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर 1970 के लुकासा सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। इसके बाद में जो अंकटाड सम्मेलन जो
दिल्ली में हुआ था भारत में 1968 में। उसके बाद में एक और प्रयास किया गया था 1970 में, वो काम हुआ था लुकासा, एक जगह का नाम है ना। लुकासा सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ, ठीक है। फिर 1974 में यूएनओ महासभा द्वारा न्यू की घोषणा, जो न्यू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये मैंने आपको पढ़ाया है जब कॉलेज छोड़ने से जस्ट पहले मैंने आपको, ठीक है ना। तो 1970 के बाद 1974 में यूएनओ की महासभा द्वारा न्यू की घोषणा की गई, ठीक है ना, न्यू की घोषणा की गई। 1975 के लिमा में हुए विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन एवं कोलंबो 1975 में लिमा में हुए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये बात की गई कि दक्षिण दक्षिण सहयोग होना चाहिए। उसके बाद में कोलंबो में सन 1976 में हुए निर्गुट सम्मेलन, मतलब अपना गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1976 में हुए, तथा उसमें भी बात हुई, तथा चौथे अंकटाड सम्मेलन 1976, चौथा अंकटाड सम्मेलन हुआ था 1976, इसमें इसकी क्या की गई, पुष्टि की गई। तो ये सारे प्रयास थे। आगे देखिए, नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी 1981 की अवधि में, नई दिल्ली में 22-24 फरवरी 1981 की अवधि में 44 देशों का सम्मेलन, 44 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग की को क्या किया गया था, पुख्ता किया गया था, या फिर उसको एक तरह से स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार के प्रयास हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैन आप क्या थीम समझ लेना है ना, जब तक आप उसका वास्तव में कह सकते हो कि भाई दक्षिण दक्षिण संवाद की जरूरत क्यों थी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों दक्षिण दक्षिण संवाद किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई उन्होंने सोचा कि हम इस उत्तरी देश, जो विकसित देश है, उनके पीछे भागना छोड़कर हम आपस में मिलकर हमारा विकास शुरू करें या हमारी इकोनॉमी ऊपर लाने का प्रयास करें, ये सही रहेगा ज़्यादा। अब देखो, दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंच, जो दक्षिण दक्षिण सहयोग जो होता है उसके कौन कौन से मंच है जहाँ पर बैठकर ये बात कर सके दक्षिण दक्षिण सहयोग में। तो पहला मंच तो है अंकटाड सम्मेलन। जो अंकटाड सम्मेलन है उसमें बैठकर ये दक्षिण दक्षिण वाले देश क्या करके अपनी बात कर सकते हैं। तो देखिए, अंकटाड सम्मेलन, अंकटाड की स्थापना, अंकटाड एक संगठन है, अंकटाड की स्थापना यूएनओ की महासभा के स्थायी अंग के रूप में, यूएनओ की महासभा के स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को हुई, ठीक है ना। यूएनओ महासभा के स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1900 कब हुई, 64 को हुई, 1964 को। अंकटाड का छठा सम्मेलन पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ। कब हुआ, सितंबर 1982 में, सितंबर 1982 में, जो क्या था, महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, जिसमें विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग का आह्वान किया गया था। और उसी सम्मेलन में, पेरिस सम्मेलन जो तो हुआ था 1982 में, है ना, अंकटाड का, उसमें विकासशील देशों के मध्य सहयोग के लिए क्या किया था, आह्वान किया था। आह्वान का मतलब आवाज़ दी थी, बुलाया था कि भाई आओ हम आपस में मिलकर क्या करें, आगे बढ़े। एक है आपका ग्रुप 77, दूसरा पॉइंट है दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंच कौन कौन से, जहाँ बैठकर बात कर सके, जहाँ पर बैठकर निपटारा कर सके, जहाँ पर बैठकर दक्षिण दक्षिण सहयोग की बातें आगे बढ़ाई जा सके। तो पहला तो हमने कह दिया अंकटाड सम्मेलन। दूसरा है ग्रुप 77 की बैठकें, ग्रुप 77 की बैठकें। आप ये नोट्स लिख लेना पोज कर करके, है ना। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, ग्रुप 77 की बैठकें। 1960 के दशक में यूएनओ के नए सदस्यों में अफ्रीका राज्यों की संख्या काफ़ी थी, ठीक है ना। 1960 के दशक में देखा गया कि यूएनओ के जो नए सदस्य बन रहे हैं उसमें अफ्रीका के जो राज्य थे उनकी क्या थी, संख्या काफ़ी ज़्यादा। अफ्रीका जो महाद्वीप है आपका, पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसके देशों की काफ़ी संख्या बड़ी थी 1960 के दशक में। संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के देशों से थे, जो अपने को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे। मतलब एक 77 देशों का समूह था जो तीसरी दुनिया का माना जाता है। तीसरी दुनिया कौन सी, एक तो था पूंजीवादी देश, दूसरा था आपके साम्यवादी देश, और उसके अलावा जो तीसरी दुनिया के देश थे वो कैसे थे, अविकसित, अल्पविकसित और विकासशील देश थे। उन्होंने अपना यूएनओ में अपना एक अलग ही ग्रुप बना दिया था। जिस प्रकार आप कॉलेज में क्लास में अपने अपने ग्रुप बनाते हो, उसी प्रकार उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया था जिसका नाम था उनका 77, ग्रुप 77। तो उन विकासशील देशों ने अपने ग्रुप का नाम दे दिया ग्रुप 77, ठीक है। इस समुदाय की स्थापना 1964 में, कब हुई, 1964 में यूएन के तत्वाधान में की गई, ठीक है। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ही इस संगठन की क्या की थी, स्थापना की गई थी। किसकी, ग्रुप 77 की।
वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या लगभग 135 से भी ज़्यादा है। और वर्तमान में देखा जाए तो ग्रुप 77 की सदस्य संख्या कितनी है, 135 टू एबो 135 देशों से भी ज़्यादा है। लेकिन आज भी उसका नाम क्या है, ग्रुप 77। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाए ग्रुप 77 देशों की सदस्य संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हो वर्तमान में ग्रुप 77 देशों की सदस्य संख्या 135 से भी ज़्यादा है, लेकिन उसका नाम ग्रुप 77 ही है, क्योंकि उस समय 77 देशों ने मिलकर ये पहल की थी, इसलिए आज भी उसका नाम ग्रुप 77 ही है। तो 135 देश अभी उसके सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इसे ग्रुप 77 ही कहा जाता है। इसमें अधिकांश तीसरी दुनिया के देश है ना, आज भी उसका नाम ग्रुप 77 ही है, लेकिन इसमें अधिकांश देश कौन से हैं, तीसरी दुनिया के देश है। कौन सी दुनिया के, तीसरी दुनिया आपका मतलब बता देता हूँ मैं कि तीसरी दुनिया वही देश होते हैं जो विकासशील होते हैं, जो अल्प विकसित होते हैं, जो अविकसित होते हैं, जिनकी विकास की गति रुक चुकी होती है, वो सारे देश तीसरी दुनिया में आते हैं, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, ग्रुप 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है। ग्रुप 77 जो है उसका इनल एक, अब जैसे कि आपकी क्लास है बीए फाइनल ईयर, उसके अंदर एक और क्या होता है, एक और समूह बन जाता है। ठीक है, तो इन समूह के अंदर भी समूह था, तो ग्रुप 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है, जिसे ग्रुप 24 कहा जाता है, और उसका नाम है ग्रुप 24। मतलब ग्रुप 77 के अंदर एक छोटा सा समूह और है जिसका नाम है ग्रुप 24। G24 ही आजकल G77 की ओर से यूएनओ में विकासशील देशों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करता है। जो ग्रुप 24 जो है, जिसमें 24 देश जो शामिल है, वही ग्रुप 77 की बातों को यूएनओ में रखता है। ठीक है, तो ये बात होगी ग्रुप 77 की, जो एक मंच है जहाँ पर विकासशील देशों के बारे में बात की जा सकती है। और विकासशील देश कौन से, दक्षिण के देश। कहाँ के देश, दक्षिण के। अब बात करते हैं, तीसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन। और इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नेम है, उसके जितने भी सम्मेलन होते हैं, उन सब में विकासशील देशों के बारे में ही ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वही देश शामिल है जो देश न तो पूंजीवादी है न साम्यवादी है। ठीक है ना, साम्यवादी है वो रूस के साथ में है ना, नाटो और वार्सा पैक्ट जो चले था ना, नाटो में शामिल हो जाते थे जितने भी, जैसे पाकिस्तान भी नाटो में शामिल हो गया था। नाटो किसकी तरफ चलता था, अमेरिका की तरफ से चलता था, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जो एक सैनिक संगठन था, और बहुत सारे वार्सा पैक्ट थे। लेकिन भारत जैसे देशों ने सोचा था कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हमें किसी धड़े में शामिल नहीं होना है। शीत युद्ध जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, तो शीत युद्ध में ये प्रयास किया गया कि हमें किसी भी धड़े में शामिल नहीं होकर हमें अलग रहना है। तो भारत जैसे कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था, जिसका नाम था क्या नाम था, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। आज विश्व के 120 से ज़्यादा देश इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में शामिल या फिर इस संगठन में शामिल है। तो ग्रुप 77 का एक अंतरंग समूह तो हमने बात कर ली। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की बात कर रहे थे। नैन के अधिकांश विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित हैं। नैन जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है, जिसको कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसमें तीसरी दुनिया के अधिकांश देश जो है वो कौन सी दुनिया के, तीसरी दुनिया के ही है। अब एक संगठन का नाम है ग्रुप 15 सम्मेलन। एक संगठन का नाम है ग्रुप 15 सम्मेलन। 15 विकासशील देशों का ग्रुप, ये कौन सा है, 15 विकासशील देशों का ग्रुप। यह विकास और उसके संबंध मुद्दों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण करता जा रहा है। जो ये ग्रुप 15 जो है वो है कि विकास और उसके संबंधित मुद्दों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है, जिसका गठन हुआ था 1989 में बेलग्रेड एक जगह का नाम है, में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद में किया गया था। किसका, G15 का। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अब आप देखो दक्षिण आयोग, इसको देख लेना। दक्षिण आयोग क्या है, हरारे निर्गुट शिखर सम्मेलन। हरारे एक जगह का नाम है जहाँ पर निर्गुट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, हरारे निर्गुट शिखर सम्मेलन में दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा के लिए दक्षिण आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो हरारे में जो शिखर सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वहाँ पर दक्षिण आयोग की स्थापना का क्या लिया गया था, निर्णय लिया गया था। 2 अक्टूबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण आयोग ने जेनेवा में अपना कार्यालय खोला। ठीक है, 1987 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण आयोग ने जेनेवा में अपना क्या खोला, एक कार्यालय खोला, और वो इसी पर काम करता है कि किस प्रकार दक्षिण देशों के बीच में सहयोग हो, दक्षिण देशों के बीच में वार्ता हो, और उनके साथ साथ मिलकर वो क्या करे, आगे बढ़े। इसके अलावा भी जैसे आसियान है, सार्क है, हिमतसेस है, बिम्स्टेक है, इप्सा है, ये सारे के सारे दक्षिण सहयोग के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, अन्य संगठनों के नाम क्या बताया मैंने आपको, आसियान बताया, ये भी दक्षिण सहयोग के लिए काम करता है। ठीक है, सार्क है, ये भी दक्षिण सहयोग के लिए काम करता है। सार्क को तो दक्षेस ही कहते हैं।
हिम्मत से जो समुद्री क्षेत्रों के लिए बना हुआ देश संगठन है, वो भी दक्षिण दक्षिण देशों के लिए काम करता है। बिम्स्टेक है, ये भी दक्षिण दक्षिण देशों के लिए काम करता है। और इब्सा इब्सा है, वो भी दक्षिण दक्षिण देशों के लिए काम करता है। तो इस प्रकार ये आपके दक्षिण दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, है ना, साउथ साउथ डायलॉग जो है वो चैप्टर क्या हो गया आपके, कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर और कंप्लीट करवा देता हूँ मैं आपका, ताकि कोशिश करते हैं, पर रहने देते हैं। आज दक्षिण दक्षिण सहयोग बहुत है आपके। दक्षिण दक्षिण सहयोग और उत्तर दक्षिण सहयोग के संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। और बाकी मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, और करनी ही चाहिए तैयारी आपको, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।